आओ भारत को भारत बनाएं, विदेशी का करे बहिष्कार और स्वदेशी अपनाएं। एक ज़बरदस्त मुहिम पूरे देश में छिड़ी हुई है कि हम विदेशी ऐप्स का, विदेशी टेक्नोलॉजी का बहिष्कार करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी टेक्नोलॉजी, स्वदेशी ऐप्स को अपनाएं। हम सभी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते हमारी और अधिक जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने देश को राजनीतिक रूप से मजबूत करने की, अपने देश के राजनीतिक नेतृत्व का सहयोग करने की। तो हम सभी को इस मुहिम में पूरा सहयोग देना है, पूरा साथ देना है और विदेशी जो भी ऐप्स हैं या ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो भारत की नहीं है, बाहर की हैं, जिनको हम लगातार काम में ले रहे हैं, उनका हमें बहिष्कार करना है और भारत की टेक्नोलॉजी है, भारत के ऐप हैं, भारतीय वस्तुएं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है ताकि जो बेरोज़गार भारतीय हैं उनको रोज़गार प्राप्त हो, जो कर्मठ और कौशलशील भारतीय हैं उनके कौशल का विकास हो सके। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और एक चमकता हुआ इंडिया हम सब के सामने पुनः वापस। बच्चों, 12th क्लास के सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हम लोगों ने सेक्शन ए की फर्स्ट यूनिट यानी खंड ए की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है और आज उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी यानी खंड बे की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान में आपके सिलेबस के तहत 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेकंड है साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन दोनों चीज़ों पर हम यहाँ के आपकी क्लास में फोकस करेंगे और आपकी क्लास में इन सबको बताने का प्रयास करेंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ भारतीय संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की विशेषता को विशद रूप से स्पष्ट करते हुए अपने शब्दों में कहा था कि मैं यह अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान कार्य संचालन के योग्य है, लचीला है तथा इसे शांति काल और युद्ध काल दोनों ही परिस्थितियों में एकता बनाए रखने में यह समर्थ है। इस तरह से हमारे संविधान की महत्ता को अंबेडकर साहब ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है क्योंकि संविधान निर्माण की जो महत्वपूर्ण समितियां थी उन समितियों में भी सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे और इनके द्वारा तैयार किए गए प्रारूप ढांचा या संरचना के आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। अब भारतीय संविधान के अर्थ और उसकी विशेषताओं को समझे तो उसके शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं। संविधान शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस विधान। विधान सम से तात्पर्य है समान और विधान से तात्पर्य है विधि या कानून। यानी ऐसा संविधान वह है जो समान विधि या कानून की स्थापना करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ए सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक ऐसा समूह है जो सबके लिए समान हो और इस प्रकार की व्यवस्था लागू कर सके जिसके द्वारा सरकार का संचालन किया जा सके। इस तरह संविधान देश का एक सर्वोच्च कानून है जो शासकीय तंत्र को सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए या शासन की व्यवस्था का, शासन की संरचना का सही प्रकार से संचालन करने के लिए दिशा निर्देश करता है। किसी भी देश का संविधान हो, चाहे वह मौखिक हो, लिखित हो, किसी भी रूप में हो, वह देश की शासन संरचना को कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। भारत लगातार 300-350 वर्षों से अंग्रेज़ों की गुलामी सहन करता आ रहा था और वह उन विडंबनाओं का, उन परिस्थितियों का, उन त्रासदियों को भली प्रकार से झेल चुका था, उनका सामना कर चुका था। वह ऐसी परिस्थितियों को पुनः न आने देने के लिए करबद्ध था, दृढ़ निश्चय था। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान बनाने का प्रयास किया जो इन सब त्रासदियों से, इन सब परेशानियों से, इन सब यंत्रणाओं से भारत को मुक्ति दे सके जो भारत के पहले नागरिक झेल चुके हैं। इसलिए संविधान का निर्माण करने का
निश्चय किया गया उससे पूर्व संविधान सभा का गठन किया गया। अब संविधान सभा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसे मुख्य बातें मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँगी। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया गया, जिसे संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा में अनेक समितियों का गठन किया गया। इसमें मुख्य रूप से 8 बड़ी समितियां और 15 छोटी समितियां थी, जैसे संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकार संबंधी समिति, प्रारूप समिति। इन समितियों के अलग अलग अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चयन किया गया था। इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी वह थी प्रारूप समिति, और डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। अब इसके पश्चात इन समितियों के कार्य करने और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिस प्रकार से इसका गठन 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई और 26 नवंबर 1949 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। इस प्रकार से संविधान का निर्माण करने में समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का लगा। यह विश्व में सबसे अधिक लगने वाला समय था किसी भी संविधान को बनाने में। इस तरह से इतने लंबे समय में जो संविधान बना वह भी बहुत लंबा संविधान बना, और संविधान जब बना तो वह 395 अनुच्छेदों के साथ 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अतिरिक्त सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया गया। निकाय के चुनाव में सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया। संविधान सभा 2 रूपों में कार्य करती थी, एक संविधान निर्मात्री सभा के रूप में और दूसरी विधायिका के रूप में। जब संविधान सभा संविधान निर्मात्री सभा के रूप में कार्य करती थी, उस समय इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी, और जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता GV मावलंकर के द्वारा की जाती थी। इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 तक यह दोनों रूपों में कार्य करती रही। संविधान का गठन किया गया उससे पूर्व, यानी संविधान का निर्माण किया गया उससे पूर्व संविधान निर्माताओं ने विश्व के प्रमुख देशों के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत भारतीय संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में जो लागत राशि थी, यानी जो व्यय राशि हुई, वह भी लगभग 60 लाख के आसपास। इस तरह से भारत के संविधान की निर्माण की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 26 नवंबर 1949 को, यानी 49 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसीलिए 26 नवंबर के दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बच्चों अनेकों बार पूछा भी जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, और वर्तमान सरकार के प्रयास से 26 नवंबर के दिन को राजकीय विद्यालयों में इसे एक उत्सव के रूप में भी मनाया जाने लगा है। इसके पीछे कारण यही है ताकि सभी लोग अपने संविधान को जान सके, संविधान के प्रति अपनी अधिक से अधिक भावना प्रकट कर सके और संविधान के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सके और संविधान को समझने का प्रयास करें ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति और अधिक सजग हो सके। अब बात करते हैं संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी थी। संविधान सभा में सदस्य संख्या प्रारंभ में 389 निर्धारित की गई थी और इसमें से 296 ब्रिटिश प्रांतों से, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उनसे 296 सदस्य आवंटित किए गए और 93 सदस्य यानी 93 सदस्य देसी रियासतों से स्थान आवंटित किया गया। परंतु जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए,
तब यह सदस्य संख्या 389 से 299 रह गई। तो संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई? 299, और 299 में से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 70 सदस्य देसी रियासतों से नियुक्त या देसी रियासतों के प्रधानों के द्वारा मनोनीत सदस्य हो। इस प्रकार से संविधान सभा की सदस्य संख्या यदि पूछी जाती है तो वह होगी 299। बच्चों, इसमें दो तरह से प्रश्न बनता है। कई बार प्रश्न इस तरह से बनता है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तब 299 यदि ऑप्शन में है तो आपको 299 ही करना है। 389 है तब वह 389 नहीं करना है, 299 करना है। लेकिन यदि प्रश्न यह पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रारंभ में सदस्यों की संख्या कितनी थी, उस समय आपको 389 सदस्य संख्या करनी है। 389 में 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य देसी रियासतों से आवंटित किए गए थे, यानी चुने गए थे। और जब बाद में भारत पाक विभाजन के पश्चात यह सदस्य संख्या 299 रही, जिसमें 229 ब्रिटिश प्रांतों से और 70 सदस्य देसी रियासतों से चुने गए। संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तब उस समय संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 11 दिसंबर को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और उसी समय HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्यों को कई समितियों को सौंपा गया, जिसमें 8 मुख्य और 15 अन्य सहयोगी और छोटी समितियों का निर्माण किया गया। प्रमुख समितियों और सदस्य संख्या और अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। प्रारूप समिति जो सबसे प्रमुख थी, उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं, वह इसके अध्यक्ष थे और उनके साथ 7 अन्य सदस्य थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और 15 उनके सहयोगी सदस्य थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे और 23 अन्य सहयोगी सदस्य थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल और 12 सदस्य इसके अंतर्गत शामिल थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा 15 सदस्य इसके अंतर्गत थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 11 सदस्य इसके अंतर्गत उनके साथ थे। राज्यों के लिए समिति पंडित नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे। ये मैंने कुछ मुख्य समितियां बताई है। इस तरह से ये बड़ी समितियां और इनकी उप समितियां होती थी, जिनकी संख्या 15 थी। इन समितियों के द्वारा विचार विमर्श करके, गहन विचार विमर्श के पश्चात, प्रत्येक प्रस्ताव पर धारावार विचार करने के पश्चात 3 प्रमुख वाचनों की प्रक्रिया से प्रत्येक प्रस्ताव को गुजारा जाता। तत्पश्चात हमारे लिए संविधान बनाया गया। इस प्रकार से भारत के संविधान का निर्माण संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया है। संविधान निर्माताओं का मुख्य लक्ष्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में आदर्शों का उल्लेख किया है। संविधान निर्माताओं की ये श्रेष्ठता और बुद्धिमत्ता का परिणाम ही है कि जो उन्होंने हमारे लिए संविधान बनाया है वह आज बदलती परिस्थितियों में भी समीचीन ही है। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों की आवश्यकताएं और उनके वांछित परिवर्तनों का पूरा ध्यान रखा है और इसीलिए इस संविधान को जीवंत संविधान भी कहा जाता है। यह हमारा देश का सर्वोच्च कानून है जो शासकीय तंत्र को सक्रिय रूप से कार्य करने व व्यवस्थित व संचालित करने का दिशा निर्देश देता है। इस तरह संविधान किसी देश का एक सर्वोच्च कानून है जो शासकीय तंत्र को सक्रिय करता है, व्यवस्था को संचालित करने का दिशा निर्देश देता है। देश का संविधान किसी राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से ही संपूर्ण होता है और उस संविधान का अच्छा बुरा कहलाना भी उसके लिए संविधान उत्तरदायी नहीं होता, अपितु उसके लिए उत्तरदायी होती है उसे संचालित करने वाली सरकार।
उसे संचालित करने वाले मस्तिष्क, उसे संचालित और क्रियान्वित करने वाले हाथ। तो इस तरह से संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, अपितु उसे कार्य रूप देने वाले सरकार के कारिंदे उसे अच्छा और बुरा घोषित करते हैं और बुरा ठहराते हैं। इस प्रकार से संविधान एक जीवित साधन है, एक ऐसा समकालीन दस्तावेज है जो अच्छा या बुरा नहीं होता, अपितु उसका अच्छा या बुरा होने के पीछे उन क्षमतावान लोगों की क्षमता निर्भर करती है जो अपनी कर्मठता और कार्यनिष्ठा से इसको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर सकते हैं। संविधान एक मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने का एक यंत्र होता है। इस तरह से संविधान न केवल मात्र सिद्धांतों का एक ढांचा मात्र होता है, अपितु यह उन व्यवहारिक व्यवस्थाओं को भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिनको अपनाकर व्यक्ति अपना जीवन निर्वहन कर सकता है। राज्य के लिए निर्देश हो सकते हैं, वो है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसके जीवंत उदाहरण है। इस प्रकार से संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया यह संविधान हमारे लिए लौकिक भी है और हमारे लिए अलौकिक। इस तरह से हमारा संविधान नवीन भी है, मौलिक भी है और उधार का थैला भी इसे विश्व में कहा जाता है। नवीन और मौलिक इस तरह से है कि हमने उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को हमारे यहाँ ध्यान में रखा जो हमारे देश की आवश्यकता और परिस्थितियों का परिणाम थी। इसके अनुसार हमने अपने संविधान में उन अनुच्छेदों और उन नियमों को जोड़ा। और उधार का थैला इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान बनाने से पूर्व लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात हमने अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों के अनुसार उनकी व्यवस्थाओं में तोड़ मरोड़ करके उन व्यवस्थाओं को हम लोगों ने अपनाया है। कुछ व्यवस्थाओं को हमने ज्यों का त्यों अपनाया है, इसलिए हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। संविधान में वैचारिक आदर्शों और सिद्धांतों का जो रूप दिया गया है उसे प्रस्तावना कहते हैं, जिसको संविधान में सबसे अंत में जोड़ा गया था। हमें हमारे संविधान पर गर्व है, हमें हमारे संविधान पर नाज है और यह हमारे देश का गौरव है। अब पढ़ते हैं हमारे संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से पहली विशेषता पढ़ते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या संविधान की आत्मा या संविधान के आदर्श या सिद्धांतों की रूपरेखा, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस शब्द का उल्लेख किया गया है। और इस शब्द के साथ यह भी कहा गया है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग इस शब्द से यह पता चलता है, यह मालूम होता है कि भारतीय लोगों के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया है। यह संविधान लोकप्रिय संविधान है और यह लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। और इससे यह भी तात्पर्य होता है कि इस देश की प्रभुसत्ता जनता के हाथ में है और अंतिम संप्रभु जनता ही है। अर्थात इसका निर्माण भारतीय जनता की इच्छा से हुआ है और भारतीय जनता ने अपनी इच्छा से इसे बनाया है और स्वीकार किया है। इसी के लिए इस प्रस्तावना के अंतिम शब्द है वह मैं आपको पुनः याद दिलाती हूँ। मैंने वीडियो प्रस्तावना का अलग से डाला है और जो ये चैप्टर है भारतीय संविधान, इसके अंतर्गत प्रस्तावना को भागवार उसका अर्थ समझाया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखें, जो पहले का वीडियो है उसके अंतर्गत मैंने प्रस्तावना को समझाया है और भागवार या शब्दवार इसका शब्द से अर्थ प्रस्तावना का मैं अगली वीडियो में आप लोगों को, जब संविधान की विशेषताएं कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद प्रस्तावना टॉपिक लेकर उसके अंतर्गत समझाती हूँ। अभी संविधान की विशेषताएं चल रही है, इसलिए इस विशेषता में आप लोगों को इतना ही मेंशन करना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान के अंतर्गत अंतिम संप्रभु शक्ति जनता में निहित है और इसे भारतीय जनता ने निर्मित किया है और अंगीकृत किया है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात
इस संविधान को हम एक अंग के रूप में स्वीकार करते हैं और इसे अधिनियमित करते हैं कानून के रूप में और इसे आत्मार्पित करते हैं, अपने आत्मा में इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। इस तरह से भारतीय जनता ने संविधान का निर्माण किया है, संविधान को अंगीकार किया है और संविधान को स्वीकार किया है। और यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्घोषित प्रथम शब्द से, प्रथम वाक्य से ही हमें यह मालूम हो जाता है कि भारतीय संविधान की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति भारतीय जनता के अंतर्गत ही निहित है। आप देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता, प्रस्तावना प्रियम्बल। अभी जैसा बताया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में भारतीय संविधान में प्रस्तुत की गई थी, जिसे 13 दिसंबर 19 में प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान के राजनीतिक आदर्श भी कहा जाता है। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह अलग बात है कि संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर ली गई थी, इसे संविधान बन जाने के पश्चात सबसे अंतिम में इसे संविधान के अंग के रूप में जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन के तहत संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वह हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। संविधान की प्रस्तावना में मूल भावना में या मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है संविधान की जो मूल भावना है या उसका मूल आदर्श है उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे संविधान निर्माताओं के वे मानक आदर्श हैं जिनकी स्थापना वे भारत के अंतर्गत करना चाहते थे या भारतीय परिस्थितियों में उनके माध्यम से भारत का विकास देखना चाहते थे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, इसका नाम है विश्व का सबसे विशाल संविधान। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज largest constitution of the world because our country is vast country with diverse languages, customs, traditions, races, religions. As such, justice to be done to all them, more and more deliberations and thinking and required, hence more space was needed. ऐसी नीडेड कंडीशन में हम लोगों को आवश्यकता है इन सब को समेटने की, इन सब को एक सूत्र में पिरोने की और सबके साथ जस्टिस करने की, सबके साथ न्याय करने की। इसीलिए हमारे संविधान में सबके साथ जस्टिस करने के फेर में यह संविधान विशाल बन गया। और जब इस संविधान का गठन हुआ उस समय इस संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, 5 परिशिष्ट थे। लेकिन वर्तमान समय में इस संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं, यानी यह संविधान विशाल से विशालतर होता जा रहा है। यह लिखित रूप में भी है जैसे कि अमेरिका का संविधान है, लेकिन अमेरिका में जो यह अनुच्छेद है वो मात्र 7 अनुच्छेद ही हैं। यहाँ पर ये लिखित रूप में है। जहाँ ब्रिटेन की बात करते हैं
जिससे हम लोगों ने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया और जिसने हम लोगों पर इतने समय तक राज किया, वहाँ पर भी 7 अभिसमय हैं। और ये अभिसमय भी लिखित रूप में नहीं है, मौखिक है। इस तरह से देखा जाए तो दुनिया के जितने भी मुख्य देश हैं, इस तरह से दुनिया के मुख्य देशों में देखें, साउथ अफ्रीका, जिसने अपने संविधान को 153 अनुच्छेदों के अंतर्गत समेटा है। इसी प्रकार से कनाडा 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया 128 अनुच्छेद। दुनिया के मुख्य देशों के संविधानों के अनुच्छेदों पर नज़र डालते हैं तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद का आंकड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, आठ अनुसूचियाँ, 5 परिशिष्ट और 22 भाग। वर्तमान में इन अनुच्छेदों की संख्या 448, 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग और 5 परिशिष्ट। इतना विशाल लिखित रूप विश्व के संविधानों से कंपेयर करने पर बहुत ही आश्चर्य प्रतीत होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान की इतनी विशालता का कारण यह है कि भारत में विभिन्नता भी बहुत है। अनेक प्रकार के धर्म, रिलीजियंस, अनेक प्रकार के रेसेस और अनेक प्रकार के कस्टम, ट्रेडिशनल और लोगों की नीड्स होने के कारण, ज़रूरतों को पूरा करने के कारण और प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के फेर में भारतीय संविधान का यह विशाल रूप हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। भारतीय संविधान की विशेषताएं अभी और शेष हैं, लेकिन संपूर्ण विशेषताओं का कंप्लीट यहाँ हम वर्णन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में ये विशेषताएं जारी रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को देखकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। मुझे तभी लगेगा कि जो भी मेहनत मैं यहाँ पर कर रही हूँ उसकी सफलता मुझे मिल रही है। मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल से आने के बाद में आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रही हूँ। मेरा मकसद यह है कि प्रत्येक बच्चा जिसके पास टीचर की पहुंच नहीं हो पा रही है, जो क्लासरूम तक नहीं पहुंच पा रहा है, वह हमारी क्लास के माध्यम से घर बैठे पढ़े और पॉलिटिकल साइंस का बेनिफिट ले, पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।